दिया लेक्चर, रिकॉर्डिंग भी होती रहेगी साथ साथ। बेसिकली आज जो चैप्टर नंबर हमने 6 स्टार्ट करना है दैट इज अबाउट द कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर। आपको बुक शो हो रही है, मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर। ओके, वॉइस भी क्लियर है, बुक भी शो हो रही है, दोनों चीज़ें। अगर अभी किसी वक्त में अगर वॉइस ना आए या बुक का इशू तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है? जी अच्छा, सर, बेसिकली हमने अब तक जो जितने भी सर्किट हमने पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट पढ़े थे। बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सर्किट हमने स्टार्ट करने, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट से मतलब ये है कि जिस सर्किट में जितनी भी एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट्स हैं, अगर लेट्स सपोज एक जो बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर है, ये एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट्स हैं। अगर एक आरसी सर्किट है तो फर्स्ट ऑर्डर दिखा कहलाएगा क्योंकि उसमें एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। अगर आरएलसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट से मतलब क्या है कि सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर तीनों कनेक्टेड है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सर्किट जो है उसकी डिटेल है चैप्टर नंबर 7 के अंदर। अभी जो आपका चैप्टर नंबर 6 है दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन है अबाउट द कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली ये है, कैपेसिटर क्या है? बेसिकली पैसिव लीनियर सर्किट है। पैसिव कंपोनेंट हमने पढ़ा था, पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं बताएं, पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं? पैसिव इंडक्टर सर, यही कैपेसिटर और इंडक्टर सर। पैसिव कंपोनेंट होते क्या हैं? सर जो एब्जॉर्ब करते हैं सर्किट। जिनमें करंट फ्लो नहीं करता सर। और कुछ डिफरेंट था, मैंने बताया था। अच्छा, रजिस्टर क्या था? पैसिव था, एक्टिव कंपोनेंट था, ये बताएं। पैसिव कंपोनेंट है सर। बिल्कुल, पैसिव। पैसिव कंपोनेंट वो है बेसिकली जिसमें से जो सिर्फ एनर्जी डेसिपेट करता है, रिसीव करता है, ठीक है, वो जनरेट नहीं कर सकता। ये बेसिकली वो क्या है, पैसिव कंपोनेंट में क्या है, एनर्जी डेसिपेट होती है या एब्जॉर्ब होती है या स्टोर होती है, ठीक है। दैट आर कॉल्ड द पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट हमने क्या पढ़े थे? व्हाट आर द एक्टिव कंपोनेंट्स? एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं मेरे पास? जैसे मेरे सर बैटरी, पावर सप्लाई। जी, ऐसे ही है, ठीक है। कैपेसिटर क्या है मेरे पास? कैपेसिटर इंडक्टर दोनों पैसिव कंपोनेंट है। कैपेसिटर, अब कैपेसिटर है क्या? इट इज जैसे जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ, अगर इन पॉइंट्स को आप देख लें, यूज्ड इन ट्यूनिंग सर्किट्स ऑफ रेडियो रिसीवर एंड डायनेमिक मेमोरी, ठीक है। इसकी यूजेज। अब कैपेसिटर है क्या? बेसिकली कैपेसिटर कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स। जस्ट मैं थोड़ा जूम कर लूँ बुक को ताकि आपको क्लियर हो जाए मजीद। अब सही नजर आ रही है आपको? अच्छा, कैपेसिटर क्या है मेरे पास? बेसिकली दो कंडक्टिंग प्लेट्स है। फिगर 6.2 में अगर आप देखें, जब मैं कर्सर मूव करूं तो दो प्लेट्स हैं, ठीक है। उन दो प्लेट्स के दरमियान को क्या कर दिया मैंने, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। तो एक प्लेट पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, सही है। और जो अमाउंट ऑफ चार्ज जितना इसमें स्टोर होगा एक प्लेट के ऊपर, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। ऐसे लिखा था, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर रिप्रेजेंटेड बाय Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। कि जितने हम वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करेंगे उतने चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, जितने वोल्टेज की वैल्यू कम होगी उतने कम चार्ज स्टोर होगा। तो मैं कहता हूँ चार्ज जो है कैपेसिटर पे दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। जो मेरे पास चार्ज दैट इज इक्वल टू C क्या है मेरे पास, कैपेसिटेंस है, और V क्या है, वोल्टेज है। कि कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत, उसकी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज, कितने वोल्टेज में कैपेसिटर के क्रॉस अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू द चार्ज। वो मेरे पास एक चार्ज स्टोर उसमें आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। ये हम कैपेसिटेंस से डिफाइन करते हैं कि जो चार्ज एक प्लेट पे स्टोर हुआ है, द चार्ज ऑन द वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द वोल्टेज डिफरेंस, और जो उन प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज डिफरेंस था जो हमने अप्लाई किया है, इसको हम नॉर्मली फेरेड में मेजर करते हैं कैपेसिटेंस को, और फेरेड को हम लिखते हैं 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कॉलम पर वोल्ट के इक्वल हो जाता है ये, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर को वैसे तो कैपेसिटर मैंने पढ़ा था, कैपेसिटेंस जो है ऑफ द कैपेसिटर वो क्या है, रेशियो ऑफ द चार्ज पर प्लेट। लेकिन कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, अगर आप 6.2 इक्वेशन देखें, दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A ओवर D। बेसिकली कैपेसिटेंस जो है किसी भी कैपेसिटर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द प्लेट। जितना प्लेट का एरिया ज्यादा होगा उतनी उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, जितना प्लेट का एरिया कम होगा उतना क्या होगी, कैपेसिटेंस कम होगी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना क्या होगा मेरे पास,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कि जितना डिस्टेंस ज्यादा हुआ उतनी क्या कैपेसिटेंस कम हुई, जितनी की डिस्टेंस कम हुआ। डिस्टेंस कौन सा, ये देखिए दो प्लेट्स है ना, अभी हमने देखी थी जो डायग्राम देखिए, दिस इज द, ये देखिए ये मेरे पास क्या है, चार दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान में जितना एरिया ज्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जितना इसमें क्या है डिस्टेंस कम होगा कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी मेरे पास, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके साथ। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है। यस सर। एप्सिलॉन क्या है, परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल से मतलब क्या है कि जो मटेरियल में हमने इंसुलेटर यूज किया उसकी परमिबिलिटी क्या है, जितनी हाई परमिबिलिटी होगी उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। अच्छा, कैपेसिटेंस जो है मेरे पास उसकी जो वैल्यू है वो पिको फैरेड में होगी या माइक्रो फैरेड में होगी। अब आपको सिंबल 6.3 अगर आप देखें, इसमें कैपेसिटर की दो टाइप्स दिखाई गई है। एक मेरे पास क्या है फिक्स कैपेसिटर, दूसरा क्या है वेरिएबल कैपेसिटर। जैसे हमने रेजिस्टर में पढ़ा था ना कि एक फिक्स रेजिस्टर होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। सिमिलरली मेरे पास कैपेसिटर में दो कैपेसिटर हैं, एक फिक्स कैपेसिटर, एक वेरिएबल कैपेसिटर। अगर ये एरो जैसे फिगर बी में बना हुआ है, वेरिएबल कैपेसिटर मतलब कैसी कैपेसिटेंस हम वेरी कर सकते हैं। जैसे ट्यूनिंग सर्किट में हम आपको एक नॉब होती है, उसके थ्रू आप जब घुमाते हो तो कैपेसिटेंस वेरी हो रही होती है। खोल दे दरवाजा, वेरी होती है और कैपेसिटेंस क्या कहलाता है, वेरिएबल कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, अच्छा आगे इसमें अगर देखें हम, बेसिकली इसमें डायग्राम दिखाई है। अब बेसिकली जो आपने देखना है कि मेरे पास अगर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखें तो करंट इक्वल टू आई इज इक्वल टू डी। अब करंट क्या होता है, करंट का रिलेशन, करंट कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, और अगर हम इक्वेशन देखें 6.1 इक्वेशन मेरे पास क्या थी, 6.1 इक्वेशन मेरे पास थी ये Q इज इक्वल टू सी वी। Q इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, सी वी था। ठीक है, अगर मैं इसको दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लूं, ये क्या बनेगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, ऐसे ही है। अगर 6.1 इक्वेशन को मैं डेरिवेटिव ले लूं दोनों साइडों पे, तो क्या बनेगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी, क्योंकि सी क्या है, कांस्टेंट है, क्या रहेगा, डी वी बाई डी टी। आया समझ? समझ आया आपको, नहीं आया? यस सर। ओके, तो अब डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है आई के इक्वल होता है। तो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, यही इक्वेशन उसने निकाली है। दिस इज द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है 6.4, ये क्या है, आई इज इक्वल टू सी डी वी क्यूब डी वी बाई डी टी। 6.4 इक्वेशन जो है सही है। तो करंट अक्रॉस कैपेसिटर को हम कह सकते हैं, ये क्या है मेरे पास, आई सी डी वी बाई डी टी है। सिमिलरली अगर हमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना हो, दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन टी नॉट से टी के, बेसिकली किस टाइम में वोल्टेज वो अप्लाई हुआ है अक्रॉस द कैपेसिटर, आई डी टी प्लस वी टी जीरो। वी टी जीरो मेरे पास क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर टाइम टी जीरो। टाइम टी जीरो पे वोल्टेज जो अक्रॉस कैपेसिटर था वो कितना था। बेसिकली इनिशियल कंडीशंस होती है, इनिशियल कंडीशन इनिशियली या ये कह सकते हैं जब हमने वोल्टेज अप्लाई की, जब टाइम टी जीरो पर हमने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अप्लाई की, तो उससे उस वक्त वो क्या कैपेसिटर चार्ज तो नहीं था, कैपेसिटर पहले से कोई स्टोर वोल्टेज जो है पहले से कोई चार्ज स्टोर था अगर, तो वो वोल्टेज था वी टी नॉट टाइम टी जीरो पे जो वोल्टेज था अक्रॉस कैपेसिटर वो होगा ये। सही है, बेसिकली जो आपके 6.4 और 6.6 दीज टू आर द इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि आपने आगे जितने भी सर्किट्स हैं उसके अंदर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट अक्रॉस कैपेसिटर ही हमने मालूम करना है। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके अच्छा, अगर इसको हम फर्दर उसने ड्राइव किया कि इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द कैपेसिटर। अब पावर आपको पता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। ठीक है, वी इंटू अगर आई हम करेंगे, इसको उसने फर्दर ड्राइव किया हुआ है, तो उसने निकाला हुआ है कि सी वी डी वी बाई डी टी, क्योंकि मेरे पास जो है वोल्टेज क्या है उसके आई क्या है, सी डी वी बाई डी टी है मेरे पास, और बेसिकली जो आई की वैल्यू से पुट की है करंट अक्रॉस कैपेसिटर। करंट अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, सी डी वी बाई डी टी। वी एज इट इज आ गया। अगर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकालो कि एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में, तो एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर
इंटीग्रेशन ऑफ पावर जब हम करेंगे तो बेसिकली क्या रहेगा, हाफ CV²। तो दैट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड, या हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास जो है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये है W इज इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। जी सर। बेसिकली उसने लिमिट लगाई थी -∞ टू t। वो कहता है कि कैपेसिटर पहले अनचार्ज था, द कैपेसिटर वाज अनचार्ज एट t इज इक्वल टू -∞। t इज इक्वल टू -∞ से मतलब क्या है कि जस्ट बिफोर अप्लाइंग द वोल्टेज, जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया अक्रॉस द कैपेसिटर, उस वक्त जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर था, इनिशियली जो चार्ज था वो 0 था, अनचार्ज था कैपेसिटर। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली अभी 3 रिलेशन अगर मैं जो मैंने आपको हाईलाइट कर देता हूँ, एक 6.9 के एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर, सेकंड ये 6.4 और 6.6, दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट रिलेशन। करंट अक्रॉस कैपेसिटर का फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू C dV बाई dt। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन I dt। और एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर का फार्मूला क्या है, हाफ CV²। ठीक है, अच्छा, जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट होता है DC के लिए। अरे इसकी 2 रीजन है ओपन सर्किट DC के लिए क्यों होता है। अगर आप कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस देखें या उसकी जो रेजिस्टेंस देखें, वो कहता है 1/2 पाई FC। F क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो उसकी जो इम्पीडेंस है जो कैपेसिटर की, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी। जब किसी भी चीज़ की इम्पीडेंस इन्फिनिटी हो जाए तो मेरे पास क्या हो जाता है, वो एज अ ओपन सर्किट होता है। अदर रीजन उसने बताइए कि कैपेसिटर इज ओपन सर्किट फॉर DC। ठीक है, क्योंकि इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है। द वोल्टेज ऑन अ कैपेसिटर कैन नॉट चेंज एब्रप्टली। जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो एब्रप्टली मतलब एकदम चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये पॉइंट पढ़ ले, 2 पॉइंट्स पढ़ ले। पहले पॉइंट कहता है कि व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, जब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होगा, DC द करंट थ्रू इज कैपेसिटर इज 0। अब देखें, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। करंट अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, I इज इक्वल टू C dV बाई dt, ऐसे ही है। Yes, sir. करंट का रिलेशन जो है वो क्या है, I इज इक्वल टू C dV बाई dt। ये आप अपना रजिस्टर पेंसिल लेके बैठे ताकि जो मैं बोलूँ उसको लिख भी लें और उसको समझें, ताकि आप I इज इक्वल टू C dV बाई dt। dV बाई dt का मतलब डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज होगा तो करंट होगा, अगर रेट ऑफ चेंज वोल्टेज नहीं होगा तो देयर विल बी नो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। अब आपको पता है DC में जो होता है कांस्टेंट वोल्टेज होते हैं। अगर 4 वोल्ट की बैटरी तो कांस्टेंट 4 वोल्ट आ रहे होंगे, अगर 6 वोल्ट की बैटरी तो कांस्टेंट 6 वोल्ट आ रहे होंगे। रेट ऑफ चेंज तो ना हुआ ना, कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहे हैं। और अगर कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहे हैं, कोई रेट ऑफ चेंज तो ना हुआ। जब रेट ऑफ चेंज ना हुआ तो कैपेसिटर के क्रॉस करंट क्या हो गया, 0 हो गया। 0 से मतलब क्या है, ओपन सर्किट। अगर किसी भी सर्किट के क्रॉस मैक्सिमम करंट गुजर रहा हो तो हम कहते हैं कि क्या है, शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट में मेरे पास करंट मैक्सिमम होता है, वोल्टेज 0 होते हैं। जबकि ओपन सर्किट में मेरे पास क्या होता है, करंट मेरे पास मिनिमम होता है और वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही स्टूडेंट्स। सोए में आप लोग क्या, कोई जवाब नहीं दे Yes, रहा। sir. जी सर। एक अताउल्ला की सिर्फ आवाज आ रही है, यस सर, यस सर की बात, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। जी सर, समझ आ रही है। आ रही है सर समझ। स्टूडेंट्स ज्यादा कैसे हो गए, 15 स्टूडेंट्स कैसे हो गए, हम तो टोटल 13 है। आज 14वां एक और किसने ज्वाइन किया एक्स्ट्रा। पता नहीं सर जी, एक आपका होगा सर। एक तो मेरा है, तो मेरे तो 14 होना चाहिए, 15 हो गए यहाँ पर तो। अच्छा चले, एनी हाउ किसी ने भी ज्वाइन किया कोई मसला नहीं है, तो मैं देख लूँ से। अब हो गए 12 हो गए, अब 13 हो गए। ओके, यहाँ तक समझ आ गया सबको। कैपेसिटर क्या है, ओपन सर्किट है DC के लिए, और कैपेसिटर जो है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करेगा। सही है, ठीक है। यस सर।
ओके, आगे जो एग्जांपल आप शुरू दिए हैं, शुरू में बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड ऑन 3 पिकोफैरेड कैपेसिटर विद 20 वोल्ट अक्रॉस इट। ठीक है, तो मेरे पास चार्ज का पता है आपको, चार्ज रिलेशन क्या, Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, उसमें क्या है मेरे पास, C की वैल्यू दी हुई है 3 पिकोफैरेड, V की वैल्यू क्या है 20 है, तो Q इक्वल टू सी वी, ये मेरे पास 60 पिकोफैरेड आ गया। ठीक है, पिको कॉलम आ गया इसका चार्ज। एनर्जी का रिलेशन आपको पता है, एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर के लिए मैं आपको ये लेक्चर हूँ कि आपके एग्जाम अब आ गए, आप सिर्फ एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बेशक आप ना करें और एंड प्रॉब्लम भी ना करें। जो एग्जाम्पल्स मैं आपको सारी करवा रहा हूँ वो आपने सारी करनी है इसकी। ठीक है, जी अच्छा सर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस 5 माइक्रो फैराड कैपेसिटर इज दिस। वोल्टेज दिया गया है, फाइंड करंट अक्रॉस 8। अब करंट रिलेशन आपको पता है कि करंट अक्रॉस कैपेसिटर का निकालना क्या होता है सी डी वी बाई डी टी। सी की वैल्यू मुझे पता है 5 माइक्रो फैराड और डी बाई डी टी, और फिर क्या है वी का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, 10 कॉस 6000 टी का मैं डेरिवेटिव ले लूंगा, तो ये सिंपल उसका रिलेशन आ जाएगा मेरे पास, द वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स आपको ये? जी सर। सिंपल एग्जांपल है। मैंने आपको बताया 3 रिलेशन आपने याद करने हैं, बेसिकली समझने हैं कि मेरे पास, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, करंट अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, के रेट करंट कैपेसिटर के क्रॉस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और वोल्टेज क्या है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। सही है जी? अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 6.3 में कहता है कि डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब हमने क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। इफ द करंट थ्रू इट, करंट की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू 6 एक्सपोनेंशियल की -3000 t माइक्रो एम्पेयर। एज्यूम द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज इज 0। अब देखें वोल्टेज का रिलेशन क्या था, V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt प्लस वी टी नॉट। और वी टी नॉट क्या था कि जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया कैपेसिटर के क्रॉस, उस वक्त टी 0 पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या था। अब उसने कह दिया है द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज इज 0। इट मींस जो मेरे पास टर्म थी वी टी नॉट वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही है? जी सर। तो ये देखें, ये रिलेशन है मेरे पास कि v इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी प्लस वी ऑफ 0 या वी टी नॉट। अब वी टी नॉट उसने बताया 0 है, आगे सिंपल कुछ भी नहीं करना। 1/c मतलब उसकी वैल्यू क्या थी, अगर कैपेसिटर c की वैल्यू क्या थी मेरे पास, इसने गिवन है 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड की वैल्यू गिवन है, तो 1/c की जगह मैं कर दूंगा 2 माइक्रोफैरड पुट कर दूंगा। ठीक है, 1/2 माइक्रोफैरड इंटीग्रेशन 0/t, और i की वैल्यू मेरे पास क्या थी 6 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर -3000 t dt। सही है, तो आगे सिंपल आपने वही इंटीग्रेशन इसका पूरा किया, इंटीग्रेशन पूरा डेरिवेटिव लिया है, आगे इंटीग्रेशन ही करनी है, सिंपल कुछ भी नहीं किया आपने। इंटीग्रेशन में क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सही है, और एक्सपोनेंशियल की क्या हो जाएगी मेरे पास, एक्सपोनेंशियल की आपको पता है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर -3000 t, और 1/-3000 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे लिमिट्स पुट करनी है 0 से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सही है, एग्जांपल 6.4 देखें, डिटरमाइन द करंट थ्रू 2000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हुज वोल्टेज इज शोन। अब ग्राफ दिया हुआ उसने, वो कहता है इसके थ्रू आपने करंट निकालना है अक्रॉस 2000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। वोल्टेज उसने ग्राफिकल फॉर्म में दी हुई है, ग्राफिकल फॉर्म में वोल्टेज की वेव फॉर्म दी हुई है। देखें ये इस एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, अब आपको पता है जो करंट की रिलेशन होता है वो कहता है सी डी वी बाई डी टी। मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, करंट की रिलेशन क्या होता है, सी डी वी बाई डी टी। अब सी की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है 200 माइक्रोफैराड, वी की वैल्यू नहीं पता। अब वी की वैल्यू मैं हर इंटरवल में निकालूंगा। अब ये देखें, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ये स्लोप आ रही है मेरे पास, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर इंटरवल 0 से 1, इंटरवल 0 से 1 पे जो मेरे पास जो वैल्यू है करंट वोल्टेज की वो क्या है 50t। ठीक है ना, तो ये देखें ये किसकी रैम की क्वेश्चन है ये, तो जब मेरे पास
ये हो तो जो है पीक वैल्यू क्या है 50 है, तो क्या 50t आ गया। सेकंड इंटरवल क्या है 1 से लेके 3 तक, ये देखें सेकंड इंटरवल क्या है 1 से लेके 3 तक। अब टाइम इंटरवल 1 से 3 तक क्या देखें, मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 3 तक क्या आ रही है -50 आ रही है, -50 से 0 है, ठीक है, फिर 50 पे गया, फिर किस पे गया -50 पे चला गया। डिफरेंस कितना आ गया +50 और -50 100 का आ गया, 100 -50t। अब -50t क्योंकि यहाँ पर क्या था 0 से 1 क्या था 50t था, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस पे था। अब क्या है -50t आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से 3 to 4 इंटरवल जो है 3 से 4 इंटरवल पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑब्वियसली मेरे पास क्या हो जाएगा, ये फिर पॉजिटिव स्लोप आ रही है, यहाँ तक वैल्यू क्या रहेगा 50t और -200। और अदरवाइज क्या है बाकी तमाम इंटरवल पे क्या है वैल्यू उसकी 0 है, 0 अदरवाइज। तो मैंने बेसिकली मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, मैंने 4 इंटरवल में डिवाइड कर लिया इस वेव फॉर्म को, 0 से 1, 1 से 3, 3 से 4 और अदरवाइज। अब 1 से 0 से 1 जो उसकी वैल्यू है वो क्या है 50t है, 1 से 3 की वैल्यू क्या है 100 -50t और 3 से 4 की वैल्यू क्या है -200 +50t, ठीक है। तो सिंपल ये कि हमने रिलेशन निकाला है आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। सी की वैल्यू मेरे पास क्या है -200 माइक्रोफैरड है और डी वी बाई डी टी। अब बेसिकली जो वैल्यूज निकली इनका हमने डेरिवेटिव जी लेना है। आवाज बहुत कट कट के आ रही है। जी अब आवाज सही आ रही है? जी सर। यस सर, आवाज क्लियर है। ओके। अब देखिए 50t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 100 -50t का सही आ डेरिवेटिव रही क्या है होगा सर। 100। जी क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है स्टूडेंट्स यस आपको? सर आ रही है सर। यस जी सर। सर आ रही है। ये सर आपकी वॉइस क्लियर है, उसके नेट का इशू हो ओके सकता है। अच्छा चलें ठीक है ठीक है। अब देखें इन जो वोल्टेजेस मैंने निकाली है इसमें डेरिवेटिव ले लूंगा। 50t का डेरिवेटिव 50 आ गया। अच्छा 100 -50t का डेरिवेटिव क्या होगा, 100 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, -50t का डेरिवेटिव -50 हो जाएगा। अगेन जो थर्ड इंटरवल है -200 +50t, इसमें -200 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 50t का डेरिवेटिव अगेन 50 हो जाएगा और 0 का डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली 0 ही होगा। तो मेरे पास ये 3 डेरिवेटिव्स आ गए। ये क्लियर हो गया आपको? जी सर। क्लियर है स्टूडेंट्स ये? यस सर। ओके। अब मैंने क्या करना था करंट निकालना था। करंट का होता है सी डीवी बाई डी टी। अब डीवी बाई डी टी मैंने निकाल लिया है, डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज मैंने निकाल लिया है। अब सी से मल्टीप्लाई करना है। 200 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई बाय 50 क्या आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। सिमिलरली 200 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई बाय -50 -10 मिली एम्पियर आ जाएगा, फिर +10 और 0। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा इसकी रिलेशन आ जाएगी, इसका ग्राफ भी बना सकता हूँ। देखिए ये क्या है मेरे पास करंट 10 है, 10 माइक्रो एम्पियर है, ये 10 की कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आ गई है। फिर 1 से 3 -10 है तो ये -10 आ गया। फिर 3 से 4 10 है तो ये 10 आ गया। ग्राफ समझ आ गया ये वाला आपको कि 1 से 3 वैल्यू क्या है 10 है, सॉरी 0 से 1, 0 से 1 की वैल्यू क्या है 10 है। अब 10 टी नहीं है, अगर 10 टी होता तो मेरे पास क्या आता ये लाइन आती, ठीक है। अच्छा स्ट्रेट लाइन आती मेरे पास अच्छा अगर मेरे पास क्योंकि ये कांस्टेंट 10 मिली एम्पियर आ रहा है तो 10 मिली एम्पियर की एक मेरा स्ट्रेट लाइन आ गई। 1 से 3 क्या -10 है तो देखें 1 से 3 तक -10 मैंने शो कर दिया है और 3 से 4 क्या है 10 है तो ये अगेन 10 आ गया। सही है, क्लियर है ये? जी सर। अच्छा ये एग्जांपल देखें जरा आप 6.5 एग्जांपल देखें, मैं आपको समझाता हूँ। पहले खुद इसको समझना एग्जांपल को, कोई इशू तो नहीं इसको इसके अंदर आपको। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि पूरी एग्जांपल आपको शो हो रही हो। अब देखें इस एग्जांपल को जरा आप।
जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल समझ आइए, समझाऊं आपको? स्टूडेंट्स जी सर। आया समझ, ही नहीं आया कुछ? सर समझ लगी भी है, लेकिन सर जो इसके अंदर मैं वोल्टेज समझा देता हूँ, समझा दें अभी। वोल्टेज मालूम मैं करना समझा है देता हूँ। क्रॉस वो कहता कैपेसिटर। है ऑब्टेन द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर अंडर डीसी कंडीशन। अब उसने कहा डीसी कंडीशन, आपको पता है अब दो कैपेसिटर है इसमें, 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर ये है, 4 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर ये है, ठीक है, दो कैपेसिटर्स हैं। अब हमने क्या पढ़ा था कि डीसी के केस में कैपेसिटर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट, ऐसे ही है। जब डीसी आएगा, क्यों क्यों ओपन सर्किट होता है? कि मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज नहीं हो रहा होता, या दूसरे मैंने बताया था 1/2 पाई एफ सी, उसकी क्या है, इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो क्या हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरे पास जीरो होती है। सही है, जी सही है। सर। ओपन सर्किट लॉजिक का वो समझा भी देता हूँ, एक मिनट रुके, मैं कोशिश करता हूँ आपको एक, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? यस सर। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। सर हो रही है। अब देखें, एक एक तो ये है बात कि मेरे पास जो कैपेसिटेंस की होती है, रेजिस्टेंस होती है 1/2 पाई एफ सी। अब देखें, अगर इसमें मैं एफ जो है फ्रीक्वेंसी है किसी भी सिग्नल की, अगर डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी घटेगी, जीरो हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/0, और 1/0 क्या है, इन्फिनिटी है। जब किसी भी कंपोनेंट की अगर इम्पीडेंस इन्फिनिटी हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। ऐसे ही है। एक तो हम इस लिहाज से भी कह सकते हैं। दूसरा जो बुक में बताया वो कहता है जी आई क्या होता है मेरे पास, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाय डी टी, ठीक है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज होता है। अब डीसी में क्योंकि वोल्टेज मेरे पास क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज है मेरे पास, कांस्टेंट वोल्टेज है ना डीसी के केस में, तो रेट ऑफ चेंज मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा, सी इंटू जीरो, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब करंट की वैल्यू किसी भी जगह जीरो हो, इट मींस द सर्किट इज एक्टिंग एज अ ओपन सर्किट। समझ आ गई अब आपको बात? दोनों लॉजिक्स में समझा दिए आपको। जी सर। सबको समझ आ गई, तलाल अताउल्ला सबको समझ आ गई ये बात? यस सर। ओके। Yes, sir. अब बुक शो हो रही है अब आपको? जी सर, बुक शो हो रही है। अच्छा, अब देखें इसमें क्या है, जहाँ जहाँ कैपेसिटर है मैं क्या कर दूंगा, वहाँ ओपन सर्किट टर्मिनल बना दूंगा। कैपेसिटर 1 को मैं कहता हूँ ये वोल्टेज V1 है, कैपेसिटर 2 के क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है। V1 और V2 आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर निकालनी है ईच कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है। अब एनर्जी का रिलेशन मेरे पास क्या होता है, हाफ CV²। इट मीन्स पहले मैंने V की वैल्यू निकालनी है, V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। और V की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या होना है, पहले करंट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब क्या है, करंट थ्रू द सीरीज के, अब देखें मेरी बात सुने, जो कैपेसिटर हमने ओपन सर्किट कर दिया, करंट थ्रू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 4। अब देखें मेरे पास क्या है, ये जो अगर मैं दिखाऊं आपको, ये क्योंकि ब्रांच 5 ओम वाली क्या हो गई, ओपन सर्किट हो गई। तो 2 और 4 मेरे पास क्या हो गया, 2 4 और 3 मेरे पास क्या हो गया, तीनों किसमें हो गए, ये सीरीज में हो गया सर्किट। ये मेरे पास सॉरी 2 और 4 जो है सीरीज में है, 3 इसके साथ क्या पैरेलल में आ गया। ये कर सकते हैं हम। तो अब अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर लगाऊं, देखें बेसिकली जो मेरे पास जो V2 होगा, V2 किसके इक्वल होगा मेरे पास, जो 2 और 4 ओम, ये देखेंगे मेरे पास 2 किलो ओम है, ये 4 किलो ओम है। अब करंट डिवाइडर के मैं लगाता हूँ, अब मैं कहता हूँ मैंने आई निकालना है, आई किसके क्रॉस, जो मैं निकालूँ कि मेरे जो मैं 2 और 4 जो 2 किलो ओम और 4 किलो ओम जो सीरीज रेजिस्टेंस हैं, इसमें से कितना करंट गुजर रहा है। तो करंट डिवाइडर मुझे क्या कहता है कि अगर उसकी ऑपोजिट रेजिस्टेंस ले लें हम 3 किलो ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 + 4 + 3 कर दें, इन मल्टीप्लाई करते हैं हम करंट सोर्स के साथ, तो मेरे को करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो I इज इक्वल टू 3, जो ऑपोजिट उसकी रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 6 मिली एम्पियर, दैट विल बी इक्वल टू 2 मिली एम्पियर आ गया, ठीक है।
अब वोल्टेज क्या है मेरे पास, V1 क्या हो जाएगा मेरे पास, अब V क्या रिलेशन होता है, 1/C इंटीग्रेशन आई डी टी, ठीक है। या अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर के थ्रू भी तो कर सकता हूँ ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो मैंने क्या कर दिया इसको, V1 के इसके इक्वल है, ये देखें ये V1 है मेरे पास। V1 जो है वोल्टेज होगी इस कैपेसिटर के क्रॉस, दैट विल बी द इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर 2 किलो ओम की होगी, क्योंकि दोनों मेरे पास क्या है, पैरेलल ब्रांचेस हैं। तो मैंने V1 निकाल लिया 2000 इंटू आई, ठीक है। सिमिलरली जो V2 है इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज, तो वो अब ये ब्रांच जो है ये 4 किलो ओम के पैरेलल है, ठीक है। तो जो करंट 4 किलो ओम से गुजर रहा होगा वही करंट कहाँ से गुजर रहा होगा मेरे पास, वही वोल्टेज सॉरी कहाँ होगी, इस ब्रांच में, क्योंकि दोनों ब्रांचेस पैरेलल है। जिस ब्रांच में कैपेसिटर C2 लगाया उसके पैरेलल ब्रांच के 4 किलो ओम, और 2 किलो ओम और 4 किलो ओम के क्रॉस में करंट निकाल चुका हूँ। तो V2 क्या आ जाएगा 4000, ये क्या है 4000 मेरे पास क्या है, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, आई क्या है करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 8 वोल्ट आ जाएगा। तो एनर्जी हम स्टोर निकाल सकते हैं कैपेसिटर के क्रॉस, हाफ CV स्क्वायर, हाफ C1 की वैल्यू निकालेंगे, V1 की वैल्यू तो हमने निकाल चुके हैं, और सिमिलरली W2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। सही है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल ये वाली, कोई इश्यूज के अंदर? यस सर। सर क्लियर है सर। आगे समझ आ गई है? यस सर। मैं फिर आपको एक दफा 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने निकालनी थी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। अब हम डीसी के केस में दोनों कैपेसिटर्स को ओपन कर देंगे। अब मैं देखूंगा जो वोल्टेज जो मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर के क्रॉस 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। उसके बाद हमें V निकालना पड़ेगा। अब वोल्टेज निकालने के लिए मैं कर सकता हूँ कि जो इस 2 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज होंगे वही वोल्टेज इस कैपेसिटर 1 के क्रॉस होंगे, जो इस 4 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज होंगे वही वोल्टेज इस V2 के क्रॉस होंगे। तो सबसे पहले मैं करंट निकालूंगा, क्योंकि 2 किलो ओम और 4 किलो ओम आपस में सीरीज में है। वोल्टेज डिवाइडर लगाया, ये आई की वैल्यू निकाल ली। आई की वैल्यू निकाल के मैंने क्या किया, सिंपल अपना ओम्स ला लगाया कि V इज इक्वल टू आई आर, आर 2000 है, करंट की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। सिमिलरली इसके क्रॉस क्या है 4i, 4000 इंटू आई होगी 8 वोल्ट हो गया। एनर्जी स्टोर किससे निकाल दी, W इज इक्वल टू हाफ C1 इंटू V1 का स्क्वायर, ठीक है, और W2 इज इक्वल टू हाफ C2 एंड V2 का स्क्वायर। सही है? जी सर। अच्छा नेक्स्ट बड़ा आसान है। नेक्स्ट कहता है कि अगर कैपेसिटर के मेरे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या हो जाएगा। कि अगर मेरे पास कैपेसिटर है वो किस में है, सीरीज में है, या सॉरी एक मिनट, कैपेसिटर जो मेरे पास है वो सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, जैसे हमने सॉल्व किया था ना कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर, तो इसमें क्या है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये देखें जरा, अगर मेरे पास कैपेसिटर पैरेलल के अंदर, जैसे ये फिगर देखें ना आप, A 6.14A C1 C2 C3 एंड C4 है, ठीक है। तो मेरे पास जो कैपेसिटेंसेस है वो सिंपल ऐड हो जाएंगे, C इक्वल विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, ठीक है। जैसे हम रजिस्टर में करते थे ना, सीरीज में ऐड कर रहे होते थे, कैपेसिटर में हम क्या कर रहे होंगे, पैरेलल में ऐड कर रहे होंगे। तो हम इक्वल कैपेसिटेंस ऑफ एन पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर इज सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इसकी डेरिवेशंस भी सिर्फ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम आपके पास अभी कम है, क्या पेपर आपके आगे, तो सिंपल आप ये देख लें कि अगर मेरे पास कैपेसिटर्स जो हैं वो क्या होंगे, पैरेलल में होंगे तो सिंपल ऐड हो जाएंगे, और अगर सीरीज में होंगे तो वो हो जाएगा हिसाब कि जब सीरीज में होंगे कैपेसिटर्स तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जैसे हम पैरेलल वोल्टेज लिखते थे ना, पैरेलल रेजिस्टर्स से कॉम्बिनेशन लिखते थे, 1/R इक्वल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो सिमिलरली जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/Cn आ जाएगा। आगे बात समझ आपको? जी सर, ये रजिस्टर के उलट है। रेजिस्टर का ऑपोजिट और कुछ नहीं है। सही है, सबको क्लियर है ये? जी सर। यस सर। सही है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर अगर मैं लिखता हूँ कि दो, जैसे हम करते थे ना, जब मेरे पास दो रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं, मैं लिख देता हूँ कि कॉम्बिनेशन है R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। इसी तरीके से अगर दो रेजिस्टर मेरे पास क्या आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, तो उनका रिलेशन भी वही होगा जो पैरेलल रेजिस्टेंस जो 2 में थे, ठीक है। मैं फिर रिपीट करूंगा, जो दो पैरेलल कैपेसिटर है, जो दो पैरेलल रेजिस्टर का रिलेशन था वो दो सीरीज रेजिस्टर का होगा,
कम्बिनेशन, ठीक है। हम वो लिखते थे पैरेलल रेजिस्टेंस में ऊपर दो रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाई कर देते थे, नीचे ऐड कर लेते थे। तो पैरेलल कैपेसिटर में क्या पैरेलल जब सीरीज रेजिस्टेंस होगी तो वो भी मेरे पास रिलेशन आ जाएगा पैरेलल वाला, ठीक है। बेसिकली जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिलेशन है कैपेसिटर का, वो ऑपोजिट है किसके, रेजिस्टर के, सही है। जी सर। अच्छा आगे समझ सबको? यस सर। किसी को नहीं है? आवाज नहीं आ रही सर आपकी, कट कट के आ रही थी पहले। सर जी अब बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज आपकी। बाकी आप सबको आ रही है सर की आवाज? नहीं आ रही सर। नहीं, नहीं यार, सर की आवाज नहीं आ रही शान। लगता है सर का नेट का इशू हो गया। पतावला कैलकुलेटर तो लेके थे। केड़ा कैलकुलेटर भाई? लेक्चर के नहीं यार, क्या कैलकुलेटर, क्या क्रेज है? सॉरी यार एक कॉल आ गई थी मोबाइल पे, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गया दरमियान में। तो आ रही है आपको स्क्रीन शेयर हो रही है और नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही वैसे सर जी, आवाज आपकी आ रही है। जस्ट हम दोबारा शेयर कर देता हूँ मैं। जी अब हो रही है शेयर स्क्रीन? जी सर हो गई है। जी सर हो गई है। अच्छा देखिए अब इसमें क्या है, मैंने फिर रिपीट करूंगा कि मेरे पास कैपेसिटर्स जब सीरीज या पैरेलल में आएंगे तो उनका रिलेशन क्या होगा, उलट होगा रेजिस्टर के जैसे कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड होते थे, इसमें मल्टीप्लाई होंगे। तो उसमें पैरेलल में रेजिस्टेंसेस का कम्बिनेशन आता है 1/, करके इसमें पैरेलल में सिंपल हम C1 + C2 + C3 कर देंगे। अब आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ये उसने कहा है एग्जाम्पल 6.6 में कि मेरे पास ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ये इसमें 5 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखें सी इक्विवेलेंट निकालने के देखेंगे अगर मेरे पास ये है, ये 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ये आपस में सीरीज में है ना। तो सीरीज में जब दो कैपेसिटर आ जाए हम कैसे लिखते हैं, C1 × C2, ये लिखा हुआ है हमने, C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। तो क्या आ जाएगा 20 × 5 डिवाइडेड बाय 20 + 5 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब जो 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आएगा वो यहाँ आएगा, 6 माइक्रोफैराड के पैरेलल में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड, ये दोनों पैरेलल के अंदर है। जब पैरेलल में कैपेसिटर तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे मेरे पास, इट विल बिकम 30 माइक्रोफैराड। अब 30 माइक्रोफैराड जो होगा वो 60 माइक्रोफैराड की क्या हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। जब सीरीज में आ जाएगा तो वही रिलेशन हम दोबारा यूज कर लेंगे, 30 × 60 डिवाइड बाय 30 + 60। क्लियर? जी सर। तलाल, अताउल्ला, अली, यस सर क्लियर है। हसन है हमारे साथ? बहुत सर, आसान clear है है। इसका, रजिस्टर वाला कंसेप्ट क्लियर है, ये बहुत आसान है। चलें अच्छी बात है। अच्छा आगे देखते हैं हम। बाकी थोड़े सारी डिफिकल्ट हैं, ये आसान है सर जी। क्या डिफिकल्ट है? वो जो सर जी ऊपर पढ़े हैं ना वो थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन ये आसान है। नहीं मुश्किल वो भी नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, आप 6.7 जी एग्जांपल सर। देखें, 6.7 एग्जांपल देखें। ये भी एग्जांपल मुश्किल नहीं हो, कहता है जी फॉर द सर्किट फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब मैंने V1, 3 कैपेसिटर है मेरे पास, है तो 4, लेकिन उसने शो किए कि V1, V2, V3 बेसिकली जो इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो इनके पैरेलल है दोनों कैपेसिटर, तो वो 20 के भी क्रॉस भी वही होंगे। तो मैंने क्या करना है, तीनों कैपेसिटर्स का क्रॉस वोल्टेज मालूम करना है, V1 + V2 + V3। अब वो कहते हैं पहले आप उसका सी इक्विवेलेंट निकालें। अब सी इक्विवेलेंट के लिए हम कहते हैं कि
जो 20 और मेरे पास ये जो है 20 और 40 जो दो ब्रांचेज है आपस में क्या है पैरेलल में, ये लास्ट टू ब्रांचेज है, तो मैं लिख दिया 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 माइक्रोफैरड। ठीक है, 60 माइक्रोफैरड यहाँ आ जाएगा। जब 60 माइक्रोफैरड यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरे पास ये हो जाएंगे तीनों सीरीज में जाएंगे। जब सीरीज में होंगे तो सीरीज सी इक्विवेलेंट क्या होती है 1/20 माइक्रोफैरड प्लस 1/30 माइक्रोफैरड प्लस 1/60 माइक्रोफैरड। तो अगर मैं उसको ऑपोजिट कर दूं 1/C इक्विवेलेंट की इक्वल होता है ना ये, तो 1/1 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सी इक्विवेलेंट निकालना तो क्लियर है ना आपको? यस सर। यस सर। ओके, जो चार्ज रहेगा, चार्ज क्या होगा सी इक्विवेलेंट इनटू वी। वी क्या है 30 वोल्ट है, तो मेरे पास क्या रहेगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या हो जाएगा 0.3 कॉलम हो जाएगा। हम निकालना क्या था, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना था, V1 V2 एंड V3 निकालना था। अब V1 की वैल्यू क्या हो जाएगा Q/C1, Q की वैल्यू 0.3 है, C1 की वैल्यू क्या है 20 माइक्रोफैरड, V2 की वैल्यू क्या है Q/C2 0.3 और ये हो जाएगा। अब V3 किसके इक्वल होगा, V3 हम निकाल सकते हैं कि बेसिकली टोटल जो चार्ज जो मेरे पास इनपुट वोल्टेज थी वो 30 वोल्ट थी। अब वो 30 वोल्ट इन तीनों कैपेसिटर्स के क्रॉस आ रही थी। अब मैंने V1 और V2 तो निकाल लिया है, तो V3 मैं निकाल सकता हूँ कि अगर मैं V1 जो मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज है उसमें से मैं V1 माइनस कर दूँ और V2 माइनस कर दूँ तो मेरे पास V3 आ जाएगा। तो मैं सकता हूँ V3 विल बी इक्वल टू 30 माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। सही है स्टूडेंट्स? इसको वैसे भी निकाल सकते हैं कि V3 इज इक्वल टू Q/C। Q/C कैसे निकाला है, देखें Q 0.3 है। अब C उसने कहा कि जो मेरे पास C है मैं 40 नहीं पुट करूंगा क्योंकि मेरे पास 40 और 20 का क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, तो 20 और 40 का पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या होगा 20 प्लस 40 60 हो गया। तो V3 हम ऐसे भी निकाल सकते हैं V3 इज इक्वल टू Q/60 दैट विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट। दोनों कंडीशन 5 वोल्ट निकलते हैं, मतलब आप ये जो ऊपर कंडीशन दी हुई है ये वाली भी और नीचे जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। सही है, क्लियर है? जी सर। ओके, अच्छा आगे इंडक्टर है। इंडक्टर को मैं इतनी डिटेल से आपको अभी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। बेसिकली इंडक्टर जो है वो अगर आप जो कैपेसिटर में कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं ना उसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दो, उसको उलट कर ले तो इंडक्टर के कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। इंडक्टर क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, एक कॉइल है जैसे मेरे पास क्या है मेरे पास मैंने एक कॉइल लपेटी हुई है। ठीक है, तो ये जब मैं कॉइल को अगर मतलब किसी भी वायर को मैं ऐसे कॉइल की फॉर्म में बना लूंगा तो वो क्या होगा, मैं कंडक्टिंग वायर बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड द इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है V इज इक्वल टू LdI/dt। ये जैसे हमने रजिस्टर कर पढ़ा था ना V इज इक्वल टू IR था, इसमें क्या है R की जगह L आ गया और करंट क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है मेरे पास, इंडक्टर क्या है V इज इक्वल टू LdI/dt। Inductance is the property where an inductor exhibit opposition of the charge of the flow of the current instead of अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था कैपेसिटर में कैपेसिटर अपोज करता है सडन चेंज इन द वोल्टेज को, इंडक्टर अपोज करेगा सडन चेंज इन द करंट को। सही है, इंडक्टर क्योंकि जैसे क्यों अपोज करेगा देखें ये मेरी बात सुने। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है LdI/dt। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नहीं होगा तो मेरे पास क्या होगा वोल्टेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है मेरे पास मैं कह दूंगा कि इंडक्टर विल बी द शॉर्ट सर्किट फॉर DC। सही है, मैं दोबारा कंपेयर करता हूँ इंडक्टर कैपेसिटर को। कैपेसिटर जो है वो अपोज करेगा सडन चेंज इन वोल्टेज को, जबकि इंडक्टर अपोज करेगा सडन चेंज इन करंट को। अच्छा, कैपेसिटर जो है वो है ओपन सर्किट फॉर DC, जबकि इंडक्टर क्या है शॉर्ट सर्किट फॉर द DC है। सही है, आगे समझ मेरी बात? जी सर। अब वोल्टेज करंट का रिलेशन आपको देख लेंगे। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है LdI/dt और करंट अक्रॉस कैपेसिटर है 1/L इंटीग्रेशन 0 to T0 to T V dt प्लस IT0। IT0 क्या है, अगर कैपेसिटर के क्रॉस जब हमने I0 जब टाइम 0 था उस वक्त कैपेसिटर के क्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा था। और आगे इसके ये बेसिकली सिंबल्स हैं इंडक्टर के। जो ये थर्ड वन है ये कि मेरे पास क्या है वेरिएबल इंडक्टर है मेरे पास। ठीक है, आगे देखें अगर आपको कैपेसिटर की चीज़ें समझ आ गई तो इंडक्टर भी वैसे ही है, उसका ऑपोजिट है पावर क्रॉस इंडक्टर। मेरे पास क्या है पावर डिलीवर्ड
टू इंडक्टर क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। अब V की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की वैल्यू क्या होती है, L डी आई बाई डी टी, भी हमने पढ़ा है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, L डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई आई कर दिया। और अगर हम इसकी एनर्जी स्टोर निकालेंगे, एनर्जी स्टोर अक्रॉस निकालेंगे, अब जैसे उसमें था ना हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, सी की जगह एल आ गया और वहाँ क्या है वी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास आई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जी सर। एक्सक्यूज मी सर, जी जी बोले। तो सर जी ग्रुप में ईएन का लिंक भी आ गया सर जी क्लास का। अच्छा वो सर से कह सर 15 मिनट वेट कर लें, सिर्फ मैं 15 मिनट क्लास एंड कर दूँगा, सिर्फ 15 मिनट वेट कर लें, सर को से रिक्वेस्ट कर दें आप। ओके सर। मैं और कर देता हूँ। जी सर। मैंने मैसेज कर दिया ग्रुप में कि 15 मिनट वेट कर ले, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, और वो सबको मैं मैसेज कर दिया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको जल्दी 10-15 मिनट वाइंड अप करते हैं कि इंडक्टर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी और करंट अक्रॉस इंडक्टर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आगे मैं आपको बस 2-3 एग्जांपल से करवा देता हूँ। अब वो कहता है कि करंट थ्रू 5 हेनरी इंडक्टर इफ द वोल्टेज अक्रॉस इज दिस, वोल्टेज क्या है 3t स्क्वायर फॉर t ग्रेटर देन 0 और t लेस देन में क्या था, उसकी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या था 0 था। तो हमने निकालने के करंट, अब करंट रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, करंट मेरे पास क्या होता है 1/L v dt प्लस आई टी नॉट। अब आई टी नॉट मेरे पास क्या है, इनिशियल करंट जो है इंडक्टर के क्रॉस वो 0 है, L की वैल्यू उसने दी हुई है 5 हेनरी और V की वैल्यू क्या है 3t स्क्वायर। तो सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, मेरे पास ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एनर्जी स्टोर निकाल ले, तो एनर्जी स्टोर का रिलेशन मेरे पास क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर, सही है। अब ये टाइम क्या है मेरे पास, उसने कहा है एनर्जी स्टोर्ड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब बेसिकली हमने वोल्टेज अप्लाई की t 0 पे और हमने एनर्जी स्टोर निकालनी है टाइम 5 सेकेंड पे। तो मैं क्या करूँगा, अब ये दोनों रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। देखें पहले उसने क्या किया है, एनर्जी के लिए पावर को इंटीग्रेट किया है 0 से 5 तक के लिए, ठीक है, क्योंकि टाइम क्या था 0 से 5 तक था, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके ये आंसर आ गया। सेकंड ऑप्शन ये भी है, अल्टरनेट वे है नीचे वाला, क्या करें आप, वो रिलेशन यूज़ करें हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। उसमें क्या करें आप, जो पहले टाइम 5 माइनस कर दें टाइम 0 में से, सही है, क्योंकि ये तो फिर 0 ही हो जाएगा, ये फैक्टर जब करंट आई 0 पे 0 था, ये 0 हो जाएगा, तो हाफ एल आई स्क्वायर निकल आएगा जब टाइम 5 सेकंड था, उस पर करंट की वैल्यू क्या है, दोनों में रिलेशन सेम ही आएगा। आप इंटीग्रेशन वाला भी यूज़ कर सकते हैं एनर्जी स्टोर, और आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं रिलेशन, सही है। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा? आप लोग एक काम कीजिएगा, जितनी मैं एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ ना, या सुकून से बैठ के कीजिएगा, अगर समझ ना आई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक और ऑनलाइन सेशन लेके इसको दोबारा जो एग्जांपल समझिएगा मैं क्लियर कर दूंगा। बस 2 से 3 एग्जांपल रहेंगे इस चैप्टर के, चैप्टर एंड हो जाएगा ये आपका। अब देखिए चैप्टर नंबर एग्जाम्पल 6.10 देख लें, ये बड़ी आसान सी है। सुन रहे हैं मेरी बात आप सब लोग? जी सर सुन रहे हैं। एग्जाम्पल 6.10 देख रहे हैं आप सब लोग? वो कहता है कि जी कंसीडर द सर्किट अंडर डीसी कंडीशन, फाइंड करंट, ये देखें ए क्या है, करंट निकालना है, वीसी मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है, आईएल मींस करंट अक्रॉस इंडक्टर निकालना है, ठीक है। अब डीसी कंडीशन में क्या होगा, मेरे पास इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और कैपेसिटर मेरे पास क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो मेरे इक्विवेलेंट सर्किट मेरे पास बी सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। समझ आ गया ए से बी में हम कैसे गए, समझ आ गया आपको ए से बी में हम कैसे गए? नहीं यही समय सर जी। यार ये देखो सिंपल है, ये देखो ये मेरे पास एक सर्किट है ना ए। अब डीसी कंडीशन में क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है मेरे पास शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पता है ना इस बात का। फॉर डीसी इंडक्टर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर बिहेव एज अ ओपन सर्किट। अब जहाँ कैपेसिटर है मैंने यहाँ ओपन सर्किट कर दिया, और जहाँ पर इंडक्टर है मैं उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब आई समझ बात या नहीं आई? जी सर। कैपेसिटर को क्या कर दिया मैंने, ओपन कर दिया, इंडक्टर को क्या कर दिया मैंने, शॉर्ट सर्किट कर दिया, सही है। अब मैंने क्या निकालना था, वोल्टेज करंट अक्रॉस दिस इंडक्टर,
वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर और आई करंट जो रजिस्टर से गुजर रहा है। तो देखिए सिंपल है मेरे पास, जब मैं इसमें निकालूंगा आई, बेसिकली जो करंट यहाँ से आ रहा है ना आई करंट, अब ये ब्रांच तो ओपन सर्किट हो गई मेरे पास, ये ब्रांच तो ओपन हो गई, ऐसे ही है। तो जो करंट यहाँ से आई आ रहा है वही करंट इधर से गुजरेगा, वही शॉर्ट सर्किट करंट बन जाएगा, ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल। बताएं यार, सिंपल है। देखो मेरा ये 12 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, करंट यहाँ से आ रहा है मेरे पास आई, करंट आई जो आ रहा है जब वो यहाँ से जाएगा, मेरा कर्सर जो है मूव कर रहा है, यहाँ जब जाएगा तो ये ओपन ब्रांच है, यहाँ करंट मूव नहीं करेगा, सारा करंट कहाँ जाएगा 5 ओम, और 5 ओम से ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच से गुजर जाएगा। तो करंट, ये करंट जो जहाँ जहाँ मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो करेगा, यही फ्लो करेगा। तो बेसिकली जो आई करंट है वही मेरे पास आई एल बनेगा, ऐसे ही है। इसमें सिंपल मैं ओहम्स लॉ लगा सकता हूँ, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, सही है। वी मेरे पास क्या है 12 है, और आर क्या है 5 + 1, तो मेरे पास आई क्या आ जाएगा, करंट आई विल बी इक्वल टू आई एल, दैट विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5 + 1, दैट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर आ जाएगा, सही है। आगे समझ बात? यस सर। सर आ गई। चलो शुक्र है। अब वोल्टेज क्या होगा कैपेसिटर की? वोल्टेज मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास इस 5 ओम रेजिस्टेंस पे है, ये देखें जो 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये बेसिकली इस ब्रांच के पैरेलल ब्रांच है। पैरेलल ब्रांच कौन सी? जहाँ करंट डिवाइड हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ से करंट आई आया यहाँ और यहाँ डिवाइड हो गया, बेसिकली ओपन सर्किट है, लेकिन ये रहेगी तो पैरेलल ब्रांचेस ना। तो मेरे पास जो 5 ओम से करंट गुजर रहा होगा, वोल्टेज होगी जो 5 ओम के क्रॉस, वही वोल्टेज इस ब्रांच पे होगी। तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू आई आर। आई मेरे पास क्या है 2 एम्पियर, और आर मेरे पास क्या है 5, तो 10 वोल्ट आ जाएगा। 10 वोल्ट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, सही है। अब सेकंड पार्ट में कहता है एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। अब आपको पता है एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, और इंडक्टर में क्या होता है हाफ LI स्क्वायर। अब मुझे VC की वैल्यू भी पता है जो मैंने अभी निकाली है 10 वोल्ट, और मुझे IL की वैल्यू भी पता है इंडक्टर करंट की जो मैंने अभी निकाली है 2 एम्पियर। तो मैं एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर इंडक्टर निकाल लूंगा, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू मुझे पता है, इंडक्टेंस की वैल्यू मुझे पता है। तो सिंपल मैंने VC और IL की जो वैल्यू निकाली वो पुट करनी है, और मेरे पास एनर्जी स्टोर आ जाएगा इसके अंदर, सही है। जी सर। यस सर। आगे समझ? अच्छा आगे लास्ट टॉपिक है इसका, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल आसान है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का वही रिलेशन है जो मेरे पास रेजिस्टेंस का होता है। अगर इंडक्टर 2 या 2 से ज़्यादा इंडक्टर सीरीज में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, और अगर पैरेलल में होंगे तो जैसे रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाई होती है वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखें मैं अभी तो दिखा रहा हूँ आपको। सीरीज रेजिस्टेंसेस में क्या है L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 + L2 अप टू Ln, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट जो मेरे पास रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, 1/L equivalent will be equal to 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 up to 1/Ln, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने रेजिस्टेंस में पढ़ा था वैसे ही रिलेशन मेरे पास क्या रहेगा, इंडक्टर में आ जाएगा। सीरीज में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, और पैरेलल में क्या होंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, रेसिप्रोकल ऑफ द इंडक्टेंसेस आपस में ऐड हो जाएंगी, सही है। जी सर। आवाज आ रही नहीं आ रही, कोई जवाब नहीं आ रहा मुझे। यस जी सर सर आवाज ओके। आ रही है। निशान जी सर यस सर कह रहे हैं, बाकी स्टूडेंट सर जी क्लियर है सर। आ रही है सर, आ रही है। आ रही सर, आ चले रही। गुड है, समझ भी आ रही है ना। बस आगे बेटा यही है इसके, ये टेबल दिया गया है कि ये टेबल दिया गया जिसमें सारे रिलेशन है इंडक्टर कैपेसिटर के और इंडक्टर के, कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू IR होता है, अक्रॉस कैपेसिटर 1/C होता है, और अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है LdI/dt होता है। फिर पावर रिलेशन क्या है इनका, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या। अगर आप ये टेबल देखें ना एक दफ़ा तो आपको मतलब इस टेबल को अगर आप देख लें ना समझ लें तो आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर की वो आराम से हो जाएंगी। देखें डीसी के लिए इंडक्टर में रेजिस्टर में कोई चेंज नहीं आती, डीसी के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है और डीसी के लिए इंडक्टर क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सिंपल ऐड हो जाती है, इंडक्टेंस भी सिंपल ऐड हो जाती है और कैपेसिटेंस की रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये टेबल आप जरूर देख लीजिएगा। आगे सिंपल है, मैं आपको 2 एग्जांपल सिर्फ करवाऊंगा और आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। पहला क्या है 6.11 इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालनी है। अब देखें 20, 12 और 10 ये तीनों सीरीज में है, तो 20 + 12 + 12 कितना हो जाएगा मेरे पास 42 हो जाएगा। 42 हेनरी जो है वो 7 हेनरी के पैरेलल में आ जाएगी,
देखा ना, इन 3 इंडक्टेंस को अगर मैं निकालूंगी सीरीज में क्या बनेगा 42 हेनरी। 42 हेनरी जब 7 हेनरी के पैरेलल में आ जाएगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 6 हेनरी आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर 4, 7 और 8 ये तीनों फिर सीरीज में आ गई तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी 18 हेनरी आ गया। सही है, जी सही है सर। स्टूडेंट्स। अच्छा, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम से इस चैप्टर का एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये 6.11 आप कर लीजिएगा, सिर्फ एक ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ताकि आपको ना समझ आ जाए कि ये इसमें इंडक्टर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे। ये 6.11 प्रॉब्लम आपने करना है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल इसमें करवा देता हूँ आपको 6.12 एग्जांपल। ये थोड़ी समझने वाली एग्जांपल है, इसको और से समझिएगा। ये एग्जांपल करके बस हमारा लेक्चर हम एंड कर देंगे, क्योंकि इसके बाद ना इस चैप्टर में कुछ है नहीं। इसके बाद जो है ना इस चैप्टर में एप्लीकेशंस हैं आगे, वो एप्लीकेशन हमने टॉपिक नहीं करना। तो अगर आपका पेपर हुआ इसी वीक में तो चैप्टर आपका वही होगा, चैप्टर 4 होगा, 6 होगा और 3 जितना हमने हाफ पढ़ा है मिड के बाद वो होगा। और अगर पेपर आपका मंडे को हुआ तो जो चैप्टर नंबर 7 है वो हम फिर इंशाल्लाह कर लेंगे। अगर मंडे को ना हुआ पेपर, सैटरडे को हुआ तो फिर चैप्टर 7 इंक्लूडेड नहीं होगा। सही है। अच्छा ये देखें, वो कहता है कि जी फॉर द सर्किट करंट की वैल्यू क्या दी हुई है, करंट की वैल्यू दी हुई है आई ऑफ टी टोटल करंट, वो कितना है 4 × 2 - e⁻10t मिली एम्पियर। इफ I2 of 0, जीरो से क्या मतलब, जब टाइम जीरो से क्या मतलब क्या है, टाइम t 0 पे। ठीक है, वैसे हम I of t लिखते हैं ना, जीरो से मतलब कहाँ है कि जब टाइम 0 सेकेंड हो। 1 सेकेंड, अच्छा ठीक है स्टूडेंट। I0 से मतलब क्या, टाइम जब 0 सेकेंड है। अब वो कहता है I1 of 0। अब देखें टोटल करंट ये है, I क्या है, टोटल करंट है। इस सर्किट को समझ लें, I क्या है मेरे पास, टोटल करंट है। I1 करंट इस ब्रांच में जा रहा है और I2 करंट क्या है, इस ब्रांच में जा रहा है। 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच में I1 जा रहा है, एक में I2 जा रहा है, और टोटल करंट I है। समझ आ गई यहाँ तक आपको, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? जी सर। हमने निकालना क्या है, I2 इफ I2 of 0, जो I2 of 0 है मतलब टाइम 0 पे ये जो I2 है वो क्या है, -1 मिली हेनरी है। अब हमने क्या निकालना है, I1 of 0, पहले क्या निकालना है, हम I1 निकालना है। ऑब्वियसली तो बिल्कुल आसान है, अगर आपके पास I of t गिवन है, ये I of t गिवन है टोटल करंट, I of t से को निकालें टाइम 0, मीन्स के जहाँ पर t है वहाँ पर 0 पुट कर दें आप। ये देखें I of 0 क्या आ जाएगा, 4 2 - 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पावर 0 क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो I of 0 क्या आ गया, 4 मिली एम्पियर आ गया। अब आपको पता है कि I जो है, I किसके इक्वल है, I इक्वल है I1 + I2 के इक्वल है। I किसके इक्वल है, I1 + I2 के इक्वल है। I2 किसके इक्वल है, -1 है, तो I1 निकाल लेंगे इससे आप। क्या I1 किसके इक्वल, अगर टोटल करंट में से मैं I1 इक्वल होगा टोटल करंट I2 माइनस कर दूं तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टोटल करंट कितना है मेरे पास, कितना है मेरे पास, I of t मैंने t का 0 पुट कर दिया, वो क्या आ गया, 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर में से अगर है I2 जो है, I2 क्या है, -1 है ना, ये दिया हुआ है, I2 क्या है, -1 मिली एम्पियर है। अगर -1 मिली एम्पियर माइनस कर दूं तो मेरे पास I वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। क्लियर है स्टूडेंट ये आपको? जो चीज समझ नहीं आ रही पूछ बेटा मुझसे, कुछ समझ आया तो पूछ लो मुझसे। सर जी एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। यार सिंपल है ये, देखो मेरी बात सुनो, करंट I आ रहा है, ये दो करंट में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 के अंदर, I1 और I2 के अंदर। ठीक है, हमने निकालना है टाइम 0, मतलब जब 0 सेकंड, जब हमने इनपुट अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई किया, उस वक्त टाइम 0 पे I1 क्या था, ये जो करंट है I1 हमने निकालना है। अब हमें I2 तो मालूम है कि जब टाइम 0 पे I2 क्या था, मेरे पास 1 मिली एम्पियर था। अब मैंने क्या निकालना है, I1 निकालना है टाइम 0 पे। अभी टोटल करंट मेरे पास ये था, लेकिन टोटल करंट क्या था, विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिवन है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस जो टोटल करंट है इसमें टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दूं
आई टी की जगह 0 आ गया, 4 इंटू टू माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 0 आ गई, क्योंकि टी है ना इसकी पावर। तो क्या बन जाएगा, ये देखें, आई ऑफ 0 क्या बनेगा, 4 2 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर जब 0 पुट करता हूँ, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो क्या आ जाएगा, 4 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, तो मेरे पास आई किसके इक्वल है, जो करंट है वो इक्वल होता है I1 प्लस I2 के इक्वल है मेरे पास। जो टोटल करंट है वो I1 और I2 बन रहा है मेरे पास। तो I1 किसके बराबर आ जाएगा, अगर मैं टोटल करंट्स में से I2 निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, I1 बन जाएगा। आगे समझ अब आपको? जी सर, लग गया। अब हाथ से करोगे मजीद समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट कहता है कि वी ऑफ टी हमने निकाल, टोटल वोल्टेज निकालने हैं, V1 निकालने, V2 निकाल, टोटल वोल्टेज ये वाले हैं, V1 वोल्टेज ये है और V2 ये है। तो पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे। अब देखिए इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, मेरे पास 4 हेनरी और 12 हेनरी पैरेलल में है, और ये उसके इक्विवेलेंट क्या है, 2 जो है उसके सीरीज में। देखें L इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 और 12, दैट विल बी इक्वल टू 5 हेनरी आ जाएगा। अब VT क्या होगा, अब आपको पता है कि V जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है L डी आई बाई डी के इक्वल होता है, L डी आई बाई डी टी के इक्वल होता है। L की वैल्यू 5 है, डी आई बाई डी टी मीन्स करंट का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ये देखिए इस ये जो है ना मेरे पास करंट की मेन इक्वेशन, जिसका डेरिवेटिव अगर मैं ले लूँ तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आपको लेना आता है मेरे ख्याल में। तो ये रिलेशन मेरे पास आ जाएगा ये वाला, उससे मेरे पास V ऑफ टी आ जाएगा। V1 मेरे पास क्या होगा, V1 होगा L डी आई बाई डी टी। इसमें क्या है, L की वैल्यू में कौन सी पुट करूंगा, वोल्ट V1 के इसके क्रॉस 2 हेनरी के इक्वल है। सिर्फ फर्क क्या होगा, V ऑफ टी में मैं L इक्वलेंट पुट करूंगा, इसमें मैं यहाँ पर क्या करूंगा, L1 पुट करूंगा। अगर डी आई बाई डी टी वैसे ही आ जाएगा। सिमिलरली जो मेरे पास V2 क्या हो जाएगा, अगर मैं टोटल वोल्टेज में से V1 की वोल्टेज माइनस कर दूँ तो मेरे पास V2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली करंट हम जब निकालना चाहें, करंट रिलेशन आपको पता है, करंट रिलेशन मेरे पास क्या होता है, 1/L V डी टी प्लस आई ऑफ 0। ठीक है, तो V2 की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, आई ऑफ 0 की वैल्यू भी मैंने निकाली हुई है। देखें V2 की वैल्यू क्या है, 120 माइनस 10 की टी, और आई वन ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, आई वन ऑफ 0 की मैंने ये निकाली थी वैल्यू। देखें आई वन ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 5 मिली एम्पेयर थी, मैंने 5 मिली एम्पेयर पुट किया। आगे सिंपल डेरिवेशन की तो आई वन ऑफ टी आ गया। सिमिलरली मैं आई टू ऑफ टी भी निकाल लूँगा। ठीक है, आगे समझ एग्जाम्पल आपको ये वाली। जी सर, आ गए। यस सर। चले बेटा, ये आपका चैप्टर 6 आपका खत्म हो गया है। चैप्टर 6 हमने यहीं तक करना था, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लिएगा तमाम एग्जांपल अच्छी जगह से। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप जब कहेंगे मैं आपको मेकअप लेक्चर एक रख के ऑनलाइन आपको जो एग्जांपल समझ नहीं आएगा उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। इस चैप्टर की आपने सिर्फ एग्जांपल्स करनी है, या मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम बताया सिर्फ एक, कौन सा 6.11, वो आपने करना है सिर्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर जी, इंशाल्लाह। विशाल मुझे अटेंडेंस भेज दो यार आज की, मैं फिर मीटिंग एंड कर दूँ। अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप। जी सर, मैं ले लूँ स्क्रीनशॉट। कंफर्म करो। सर फाइनल के बारे में कंफर्म पता है सर, कोई कब है? यार कंफर्म तो ये है कि अभी आपके कल से फाइनल शुरू हो रहे हैं। एक पेपर कल है, एक परसों है, एक सैटरडे को। मेरा पेपर सैटरडे को होगा, बाकी पेपर कल और परसों है। फिलहाल तो यही सुनने में आ रहा है, बाकी कोई चेंजेस हुई तो बता देंगे आपको। दिशान आप मुझे एक वॉइस मैसेज कर दो ट्रांसपोर्ट के जो इशूज़ हैं आप लोगों को, मैं थोड़ी सा डिस्कस कर लेता हूँ। जी सर, मैं आपको प्राइस मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो भी इशूज़ है ना आप एग्जाम्पल और उनके प्रैक्टिस प्रॉब्लम सारे करने हैं जी सर। चैप्टर 4 के एग्जाम्पल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सारे करने हैं। जी जी वो सारे करने हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में सर जो बुक में है वो उनके मतलब के वैल्यू चेंज है, और जो बाद में सॉल्यूशन वाले में उनमें वैल्यू चेंज है। तो कोई बात नहीं, कैसे कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। आप वैल्यू चेंज तो आप कैलकुलेशन कर लें, आप इशू तो कोई नहीं है। सर कोर्स बता दें यही सर फाइनल का। फाइनल कोर्स होते बेटा मैंने बता दिया, चैप्टर नंबर 6 की सिर्फ एग्जांपल्स होंगी। चैप्टर 3 जो मिड के बाद किया था उसकी एग्जांपल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम बेशक ना करें आप। और चैप्टर नंबर 4 जो है उसके जो एग्जांपल्स मैंने सारी करवाई थी, जितने थ्योरम्स थे, थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, ठीक है, वो सारी एग्जांपल्स उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम थे, उसके भी छोड़ दें आप लोग। ये सिलेबस है आपका। अगर तो आपका फाइनल होता है सैटरडे वाले दिन, अगर फाइनल हुआ नेक्स्ट वीक में तो चैप्टर 7 ही मैं आपको करवा दूंगा 2-3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, ठीक है, ओके जी, मुझे अटेंडेंस भेज दें अभी आप लोग। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ है। अस्सलाम वालेकुम।
बस ईशान है।